हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस की, जिसकी ये प्रैक्टिस सेट 10th ली जा रही है। इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी ली जा चुकी है और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये सारे ही एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए और कमेंट करके अपनी स्कोर बताया करिए कि आपके 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और जिसको भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताया करिए, अपने रिव्यू शेयर किया करिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जैव विकास यानी कि बायो डेवलपमेंट को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास यानी कि बायो डेवलपमेंट को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि लैमार्क ने। ठीक है, किसने समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? लैमार्क फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक थे। लैमार्क प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने कशेरुकी और अकशेरुकी जीवों में भेद किया। सर्वप्रथम इनवर्टिब्रेट शब्द का उपयोग इन्हीं के द्वारा किया गया था। यहाँ तक क्लियर हो गया? 1802 ईस्वी में इन्होंने जीव या पौधों के अध्ययन के लिए बायोलॉजी शब्द का भी उपयोग किया। तो लैमार्क को क्या कहे जाते हैं? तो लैमार्क ही ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जैव विकास या बायो डेवलपमेंट को सर्वप्रथम समझाया था कि ये क्या होता है। ओके, तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट BMR से आप क्या समझते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट से आप क्या समझते हैं। क्या होना चाहिए इसका आंसर करेक्ट? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि BMR वह कैलोरी है जिसे मानव शरीर आराम करते समय जलाता है, यानी कि बर्न करता है। ठीक है, कैलोरीज को बर्न करते हैं तो उसे जो आराम करते समय कैलोरी बर्न होती है उसे बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट। ओके, तो मैं आगे यहाँ तक। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको पढ़िए क्या है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती हैं? तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, इनको पढ़िए, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर करेक्ट। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तेज हवा जब चलती है तो उसमें वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इस वजह से रात्रि में ओस नहीं बन पाती है। क्लियर हुआ? आइए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पे है। तेज हवा रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि तेज हवा के कारण वाष्पीकरण की दर काफ़ी तेज हो जाती है और जो ओस के कण होते हैं वो क्या हो जाएंगे? तो वो वाष्पित हो जाएंगे। ओस के कण वाष्पित हो जाते हैं, इस वजह से वाष्पीकरण क्या होता है? ओस नहीं बन पाती है तेज हवा वाली रात में। यहाँ तक क्लियर? ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु को रख दिया जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि कितने इमेज बनेंगे? प्रतिबिंबों की संख्या यानी कि कितने इमेजेस बनेंगे ये बताना है आपको। एक ये समतल दर्पण है और ये एक समतल दर्पण है। 2 समतल दर्पण के बीच में अगर आप कोई इमेज को रख देंगे तो कितने प्रतिबिंब बनेगी बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनंत प्रतिबिंब, इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनेगी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन। एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन का सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि CnH2n+2। CnH2n+2, जैसे कि मीथेन क्या होता है? एल्केन ही तो है एक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 हो गया। यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है? N का मान कितना है? तो N का मान है 1 और 2n+2 इसी का कर लीजिए, तो 2 गुणे 1 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो गया। तो H की वैल्यू कितनी आ गई? देखिए 4 है यहाँ पे, और 1 कितना है? N की, C की वैल्यू कार्बन की। तो CH4 जो मीथेन होता है वो भी क्या है? एल्केन में ही आता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? और देखिए CnH2n किसका फॉर्मूला होता है? तो ये होता है एल्कीन। किसका होता है? एल्कीन का। ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और एल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं। और CnH2n-2 जो होता है वो एल्काइन का होता है। CnH2n-2 फॉर्मूला जो होता है वो एल्काइन का होता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। ओके, और एल्कीन में कितने होते हैं? तो एल्कीन में डबल बॉन्ड, और इसमें एल्केन में 30 में होते हैं सिंगल बॉन्ड। कितने होते हैं? सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो रिलेशन भी आपको बता देते हैं। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन में एक बंध पाया जाता है। जैसे कि हमने बताया कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एक बंध पाया जाता है, एकल बंध होता है। ठीक है,
इसमें क्या क्या हो जाएगा, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि कार्बनिक यौगिक एल्केन्स होते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जैसे कि आपको हमने मीथेन का एग्जांपल देके बता दिया था। और एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और एल्केन में सिंगल बॉन्ड। क्लियर हो गया सारा चीज़? ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रोटीन क्या है? आपको बताना है कि प्रोटीन क्या है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि प्रोटीन जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी पूछा गया है। पीसा की झुकी मीनार क्यों नहीं गिरती है? जो पीसा की मीनार है वो काफ़ी झुकी हुई है, झुकी होने के बावजूद भी वो क्यों नहीं गिरती है? बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि टावर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के माध्यम से खड़ी रेखा इसके आधार के भीतर आती है। ठीक है, उसका गुरुत्वाकर्षण जो है वो बैलेंस्ड है, इस वजह से वह नहीं गिरती है। उसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि जो उसका गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के माध्यम से खड़ी रेखा है वो उसके आधार के भीतर आती है। ओके, तो आइए इसका अब हम लोग एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। अभी तो हमने ये आपको बता ही दिया है कि लंबवत रेखा उसके आधार में आती है। अब समझिए गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र वह बिंदु है जहाँ शरीर का पूरा द्रव्यमान केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे शरीर का पूरा द्रव्यमान केंद्रित होना चाहिए वही क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बिंदु माना जाता है। यहाँ तक क्लियर? तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डी की संख्या सर्वाधिक होती है? मानव शरीर के किस अंग में हड्डी की संख्या सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उंगलियों में। ओके, उंगलियों में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, या फिर अगर हाथ ऑप्शन में रहेगा तो आपको हाथ भी करेक्ट कर देना है। उंगलियों की संख्या, हड्डियों की संख्या क्या होती है, सर्वाधिक होती है। आइए देख लेते हैं। तो हमारे हाथ, उंगलियों और कलाई में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं, यानी कि 54 हड्डियाँ होती हैं, जो हमें लिखने, कुछ पकड़ने और हर तरह का काम करने में मदद करती हैं। ठीक है, जो हमें हर तरह का काम करने में मदद करती हैं। और जो आपको पता है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वो फीमर है, वो कितने इंच लंबी है? तो वो है 19 इंच लंबी। और कहाँ पे पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। क्लियर? तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? जो सबसे शक्तिशाली चुंबक होते हैं वह इन चारों ऑप्शन में से किससे बने होते हैं? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल की मिश्र धातुओं से। किससे? एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल की मिश्र धातुओं से वो बने होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेल्डिंग इंडस्ट्री में किया जाता है? वेल्डिंग इंडस्ट्री में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एसिटिलीन का। ठीक है, एसिटिलीन का इस्तेमाल वेल्डिंग इंडस्ट्री में किया जाता है, किसी चीज़ को जोड़ने में इसका एसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसका थोड़ा सा देख लीजिए। एसिटिलीन का प्रयोग वेल्डिंग इंडस्ट्री में किया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जलाने पर इसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस लगभग तक हो जाता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट समझ लीजिए कि अप्रॉक्सीमेट इसका जो टेम्परेचर होता है वो 4000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, 4000 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कहाँ पे यह पाए जाते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जड़ों की कोशिकाओं में। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। ठीक है, ओके, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। टाइप ऑफ प्लास्टिड्स यानी कि लवक, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इसकी वजह से ही पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। ये तो आप सभी को पता होगा। अब यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट का क्या काम होता है? तो जो भी फल और पत्तियों, फल और फूल के, ठीक है, फल और फूल के जो भी कलर होते हैं वह किसकी वजह से होते हैं? तो फल और फूल के जो कलर्स होते हैं वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट की वजह से। याद रख लीजिए, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। जो भी कलर होते हैं लाल, नारंगी, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट कोई भी कलर नहीं देता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, जड़ों में पाया जाता है। ये वाइट कलर का पौधा होता है। ठीक है, तो ये कोई भी कलर नहीं देता, ये भी याद रखिएगा। पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा भाग है लवक का जो कोई भी कलर नहीं होता, यानी कि सफ़ेद कलर होता है, तो वो हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। फल और फूल का कलर किसकी वजह से होता है? तो क्रोमोप्लास्ट। और पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो आप सबको पता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है ये आपको बताना है।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। और इससे कौन सा रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से? तो हो जाता है रक्तौंधी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है थायमीन। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है बेरी। ओके, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। विटामिन ए 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, एक होता है रेटिनॉल और एक होता है कैरोटीन। विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों जैसे त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़ा और हड्डी को समान रूप से बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, क्लियर? ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर जल्दी से। जब एक बार चुंबक को 2 बराबर हिस्सों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति कितनी हो जाएगी? जैसे मान लीजिए ये कोई चुंबक है और इसको अगर हम बीच से काट देंगे तो उसका ध्रुव शक्ति जो होगी, जो अलग अलग टुकड़ा होगा उसका क्या हो जाएगा ध्रुव शक्ति, बताइए। ये मान लीजिए इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो अगर हमने चुंबक को काट दिया तो ये अलग अलग 2 हिस्से में हो जाएगा। तो 2 हिस्से में होने के बाद भी इसमें नॉर्थ और साउथ पोल तो बना ही रहेगा ना। तो नॉर्थ और साउथ पोल बना रहेगा, वो फिर से अलग से चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा। तो उसकी जो ध्रुव शक्ति होगी वो समान रहेगी, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उसकी ध्रुव शक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? आपको ये बताना है। गुब्बारों में जो हीलियम गैस भरी जाती है वो क्यों भरा जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वह वायु से हल्की होती हैं। ठीक है, वह वायु से हल्की होती हैं, इस वजह से भरा जाता है गैस के गुब्बारों में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए थोड़ा सा। हीलियम एक रासायनिक तत्व है जो प्रायः गैसीय अवस्था में रहता है। और ये कैसी गैस है? तो निष्क्रिय गैस है या नोबल गैस है। ठीक है, तथा रंगीन, गंधहीन, स्वादहीन और विषहीन, नॉन टॉक्सिक भी है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो 2 होता है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? He से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन पे है। क्षय रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? क्षय रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। तो क्या आंसर करेक्ट होगा इसका? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फेफड़े को। ठीक है, तो क्षय रोग मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। क्षय रोग आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करता है, लेकिन यह शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है। याद रखिएगा कि यह फेफड़ों पर तो मेनली हमला करेगा, पर शरीर के अन्य भागों को भी यह प्रभावित करता है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन 16 अब आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए इसका। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गति में। ठीक है, गति में नॉट का उपयोग किया जाता है। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। द नॉट इज अ यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल्स टू 1 नॉटिकल माइल पर आवर। एग्जैक्टली जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 1.852 किलोमीटर पर आवर। अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू होती है। ठीक है, देख लिया। द ISO यानी कि स्टैंडर्ड सैम्बल फॉर द नॉट इज KN। KN से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। रेडियन का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? बताइए जल्दी से। रेडियन का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। सभी को पता होगा, मोस्टली एंगल को मापने में रेडियन का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी कोड़ों को रेडियन में मापा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूखी बर्फ क्या है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है ये। सूखी बर्फ क्या है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। या कहीं कहीं पे ठोस CO2 लिखा है तो वही हो जाएगा ठोस CO2 या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द्रव्य सोना किसे कहा जाता है? द्रव्य सोना किसे कहते हैं? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? तो पेट्रोलियम को कहते हैं द्रव्य सोना। ओके, देखिए, पेट्रोलियम धरातल के नीचे अवसादी परतों के बीच में पाए जाते हैं। और यह कैसा है? तो यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, काले भूरे रंग का एक तैलीय पदार्थ होता है, जिसका प्रयोग वर्तमान में हम ईंधन के रूप में करते हैं। और पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो धरातल के नीचे होता है। ओके, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फोटोग्राफी में मुख्यतः कौन से रंग होते हैं?
फोटोग्राफी में मुख्यतः कौन से रंग होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल, नीला और हरा। ठीक है, फोटोग्राफी सबने करवाई होगी, तो फोटोग्राफी में लाल, नीला और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है, बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बोरॉन। ठीक है, बोरॉन जो होता है वो पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। ओके, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पे। पौधों की वृद्धि के लिए 8 सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक बोरॉन है। और 8 सूक्ष्म तत्व क्या क्या है, देखिए, जिंक, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, कॉपर, क्लोरीन, आयरन, मैग्नीज और निकल। ठीक है, तो ये 8 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। बोरॉन का क्वेश्चन बहुत पूछा गया कि किसके लिए काम आता है, तो यह पौधों की वृद्धि और विकास के लिए काम में आता है। ठीक है, तो अब आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन 22 को पढ़िए। किसी तत्व का परमाणु भार 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस तत्व के अंदर प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? क्या आपको इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत है कुछ भी? जिसको केमिस्ट्री का थोड़ा सा भी पता होगा तो वो तो इस क्वेश्चन को देखेगा और टिक कर देगा तुरंत, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी गई है। ठीक है, तो आपको हम बता देते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी की बराबर संख्या में प्रोटॉन भी होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 18 हैं तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 18 होंगे। और आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 18। ठीक है, और अगर इसी में पूछा होता कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो न्यूट्रॉन की संख्या हमने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। परमाणु भार में से आप परमाणु क्रमांक को माइनस कर दो और वही हो जाएगा उसका क्या, न्यूट्रॉन की संख्या। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, जितने भी उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन की संख्या निकलती है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक से। तो परमाणु भार यहाँ पे हो गया 35, परमाणु क्रमांक क्या हो गया, 18 हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 18 है। तो आप यहाँ से निकाल लोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 17 हो जाएगा। और 17 क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। ओके, 17 क्या हो जाएगी, तो 17 न्यूट्रॉन की संख्या। और आपके क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो प्रोटॉन की संख्या है 18, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी वही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने पूरा आपको समझा ही दिया एक्सप्लेन करके। किसी भी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इसलिए इसमें प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी, 18 होगी। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो 17 होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयल का नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है, इसको बताइए, फिर हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि नियत तापमान, जैसे कि कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो होता है वो बॉयल का नियम अप्लाई होता है। क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए, बॉयल का नियम आदर्श गैस का दाब और आयतन में संबंध बताता है। इनके अनुसार नियत ताप पर किसी गैस का जो आयतन होता है वो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बताया था इन्होंने, गैस का जो आयतन होता है V, वो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है P के। ठीक है, तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो V इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट आ जाएगा के 1/P। तो ओवरऑल जब आप सॉल्व इसको कर लोगे तो आपका यहाँ से सॉल्व होकर के आएगा PV इज इक्वल्स टू K। ठीक है, PV इज इक्वल्स टू K, ये होता है बॉयल का नियम। बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे है, इसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से वायु क्या है, आपको बताना है कि वायु क्या है निम्नलिखित में से। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन है, यानी कि वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है, एक मिश्रण है। आइए देख लीजिए, वायु गैसों का मिश्रण है। इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं, तो इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर और अक्रिय नोबल गैसेस भी शामिल होती हैं। इनका अनुपात निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इनका अनुपात निश्चित नहीं होता है। और जब वायु में क्या होगा कि हानिकारक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी तो हम उसे कहते हैं कि वातावरण क्या हो गया, प्रदूषित हो गया, यानी कि वायु प्रदूषण हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर के गिर जाती हैं, तो क्या करेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा क्या, SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी तो पेड़ों की पत्तियां काली होकर के गिरने लगती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सल्फर डाइऑक्साइड का, आइए थोड़ा सा हीलियम का देख लीजिए। हीलियम का कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो वायुयान के टायरों को भरने में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा।
ओके, तो चलिए कल का क्वेश्चन देख लीजिए। कल का क्वेश्चन क्या था, टाइफाइड ज्वर किससे फैलता है, ये आपसे पूछा गया था और सभी ने इसका राइट आंसर दिया था ऑप्शन बी यानी कि जीवाणु से। ठीक है, तो टाइफाइड ज्वर जीवाणु से फैलता है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलिए आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा आज का क्वेश्चन। CaOH का होल ट्वाइस किसका रासायनिक सूत्र है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि CaOH का होल ट्वाइस किसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, कमेंट करके बताइए जल्दी से, और ये भी बताइए कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।